अरविंद केजरीवाल दावे कर रहे हैं हमने फ्री बिजली, फ्री पानी, सब कुछ दे दिया। ना वृद्धों को पेंशन मिल रही है, ना विधवाओं को, ना विकलांगों को। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। और इस बार छाछ छोड़िए, शरबत भी अगर केजरीवाल पिलाएंगे ना तो जनता फूकेगी नहीं, थूकेगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रागिनी नायक बाहरी, मुझे लगता है भारी भारी कहने वाले अपनी झेप मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। नुपुर शर्मा, आजकल सोशल मीडिया पर उनका नाम बड़ा ट्रेंड हो रहा है। नुपुर मेरी बैचमेट थी कैंपस लॉ सेंटर में, लेकिन भाजपा में आकर और प्रवक्ता बनने के बाद जितनी कट्टरता उनमें आ गई वो पहले थी नहीं। एक चीज कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि कांग्रेस तो बी टीम की तरफ प्ले कर रही है, बस हमारे वोट काटने के लिए बीजेपी ने खड़ा किया है कांग्रेस को। सृष्टि, आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू। आपने बहुत ही सटीक और ऐसे सवाल पूछे हैं जो जनता को जिनके जवाब पता चलने चाहिए। मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। एबीपी लाइव लगातार आपके सामने दिल्ली विधानसभा चुनाव की कवरेज लेकर आ रहा है ग्राउंड जीरो से। तो आज हम हैं दिल्ली के वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में और इस क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी इस बार है कांग्रेस की ही राष्ट्र प्रवक्ता रागिनी नायक। तो रागिनी नायक से बात करेंगे और जानेंगे क्या है दिल्ली के मुद्दे, उनकी पार्टी इस बार क्या वादे लेकर जमीन पर उतर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है, अभी तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते नजर आई हैं, राष्ट्र प्रवक्ता के रूप में नजर आई हैं, अब वोट मांग रहे हैं, घर घर जाकर लोगों का प्यार मिल रहा है तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन कितना एक्साइटमेंट है और कैसी तैयारी है? देखिए, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट रही हूँ। 3 चुनाव मैंने वहाँ पर भी लड़े हैं। मैं NSUI की नेशनल जनरल सेक्रेटरी रही, मैंने लक्ष्मीबाई कॉलेज में पढ़ाया भी है, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करती हूँ। और आपने ठीक कहा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हूँ और गांधी नेहरू की विचारधारा को पिछले 10 साल से टीवी पर रखती हूँ। कांग्रेस पार्टी की आवाज हूँ, चेहरा हूँ। और मुझे लगता है कि ये न सिर्फ मेरा सौभाग्य है बल्कि एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ लोग कह रहे हैं कि आपकी बातें सुनी थी और जितनी अच्छी आप बात करती हैं हमें पूरा विश्वास है कि आप उससे अच्छा काम हमारे क्षेत्र में कर दिखाएंगी। बिल्कुल। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रागिनी नायक बाहरी आपको बता रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जब अपने विरोधी के खिलाफ कुछ बोलने के लिए रह नहीं जाता तो दुष्प्रचार शुरू होता है। कहते हैं अफवाह के पैर नहीं होते, बड़ी तेजी से उड़ती है। पर अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। मैं इसी विधानसभा में पिछले 10 साल से रह रही हूँ, केशवपुरम में, जो इस विधानसभा का हिस्सा है। पहले हम 6-7 साल रहे, अभी मैं अशोक विहार में रहती हूँ पिछले 2 साल से IA ब्लॉक में। और यही नहीं, मेरे हस्बैंड जो हैं, जो वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, वो यहाँ से 2017 का निगम पार्षद के चुनाव भी लड़े। तो देखिए, मुझे लगता है भारी भारी कहने वाले अपनी झेप मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, खींच मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जहां कांग्रेस फ्रंट फुट पे इस बार बैटिंग कर रही है, अपने सारे बड़े चेहरों को दिल्ली में उतार कर, मुझे लगता है एक बड़ा संदेश दिया गया है। और इसी के साथ साथ जब संदीप दीक्षित जी लड़ रहे हैं केजरीवाल जी के खिलाफ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार वो हराएंगे केजरीवाल को, तो शीला दीक्षित जी के नैरेटिव की मेन स्ट्रीमिंग हुई है। तो जनता, आप कहीं भी जाइए, किसी भी विधानसभा में लोग कह रहे हैं कि वो कांग्रेस वाली दिल्ली चाहिए, शीला दीक्षित वाली 15 साल का जो सुशासन था वो वाली दिल्ली चाहिए। और इसी के साथ एक और बड़ी दिलचस्प बात मुझे लोगों के मुंह से सुनने को मिली कि शीला जी जब 15 साल मुख्यमंत्री थी, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, लेकिन एक बार भी LG का नाम किसी ने नहीं सुना। तो आप कह रहे हैं कि बिना बात केजरीवाल, देखिए, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, बिना बात, और बात तो मैं नहीं कह रही हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। सृष्टि, शीला जी को काम कराना था दिल्ली के लिए, तो केंद्र में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद मेट्रो आ गई, CNG ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, हमारी विधानसभा में दीपचंद बंधु अस्पताल बन गया, और ऐसे तमाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अंबेडकर यूनिवर्सिटी। और यही नहीं, दिल्ली ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड थी 2011 में, यूनाइटेड नेशंस ने कहा। तमाम फुटओवर, ब्रिज, फ्लाईओवर, सब कुछ बन गया। और आज केवल सियासत हो रही, ठीक है, और आम आदमी पार्टी और भाजपा के झगड़े में केवल दिल्ली की जनता पिस रही है, और अब वो एक पूर्ण विराम लगाना चाहते हैं। देखिए, कहा जाता है दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। 2 बार दिल्ली की जनता का मुंह जल चुका है, और इस बार छाछ छोड़िए, शरबत भी अगर केजरीवाल पिलाएंगे ना तो जनता फूकेगी नहीं, थूकेगी। लेकिन केजरीवाल लगातार अपने मॉडल का बखान करते रहते हैं। वो कह रहे हैं कि US, UK में उनके दिल्ली मॉडल को लेकर जाया जाता है, वहाँ पे न्यूज़पेपर्स में उनकी बातें छपती हैं। तो जो अरविंद केजरीवाल दावे कर रहे हैं हमने फ्री बिजली, फ्री पानी, सब कुछ दे दिया, दिल्ली की जनता को और कुछ नहीं चाहिए, केजरीवाल सब दे चुके हैं, उसको कैसे कांग्रेस कम्पीट करेगी? देखिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना सबसे ज्यादा आसान होता है, वही
भाई केजरीवाल कर रहे हैं, अपना गाल बजाने का काम कर रहे हैं। अगर कोई मॉडल चर्चा में है तो वो शीश महल मॉडल चर्चा में है पूरी दुनिया में, जहां अपने घर में केजरीवाल जी ने 4 करोड़ के पर्दे लगाए और 33 करोड़ रुपए जो जनता के हैं उसे केवल सजावट में खर्च किया। ऐसे देखा जाए तो पेंशन बंद है पूरी दिल्ली में, ना वृद्धों को पेंशन मिल रही है, ना विधवाओं को, ना विकलांगों को। और ये सारा पैसा जो है वो केजरीवाल जी के विधायकों की सैलरी को जो उन्होंने 4 गुना बढ़ाया था शायद उसमें लग गया हो। आम आदमी पार्टी के नाम का सबसे बड़ा दुरुपयोग अगर किसी ने किया है तो वो केजरीवाल हैं, और यही कारण है कि इस बार जनता उनसे नमस्कार कर रही है और कह रही है आगे बढ़ो, न झाड़ू का झांसा ना फूल की भूल, इस बार हाथ बदलेगा हालात। लेकिन कांग्रेस के लिए एक सवाल लगातार ये भी है कि इतने ही बुरे अगर अरविंद केजरीवाल थे तो चंडीगढ़ में साथ क्यों है? क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, इसलिए आपके लिए सवाल और जरूरी है। तो जब लोकसभा का टाइम आया आपने अरविंद केजरीवाल से हाथ मिला लिया, चंडीगढ़ का समय आया आपने हाथ मिला लिया, वक्त वक्त पर आप केजरीवाल से हाथ मिला लेते हैं, फिर अब चुनाव के दौरान, दिल्ली चुनाव के दौरान केजरीवाल इतने बुरे कैसे हो गए? देखिए, मैं समझती हूँ कांग्रेस की नैतिकता है और इसको बिल्कुल अलग तरीके से आकलन करना चाहिए कि अगर हमारा गठबंधन का साथी भी गलत काम करेगा और ये लगेगा कि वो जनवादी नीतियां नहीं अपना रहा है तो हम उसके खिलाफ भी बोल सकते हैं। देखिए, मोदी जी ने जब प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए मुख्यमंत्रियों 2 मुख्यमंत्री को गलत तरीके से जेल भेजा तो हमने उसका विरोध किया, और हमने ये कभी नहीं कहा कि अगर कोई आरोप लगाए तो उस आबकारी नीति पर जांच नहीं होनी चाहिए। अब आज तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, अगर ये रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं कि केजरीवाल सीएम अगर बन भी जाए तो ना फाइल साइन कर सकते हैं, ना दफ्तर जा सकते हैं, तो ये तो उनके ऊपर अभी भी लागू होगा। और मुझे लगता है कि ऐसे में सवाल उठाना और उनको कटघरे में खड़ा करना लाजमी है। जब दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है तो हमारी नैतिकता थी कि हमने इस गठबंधन से कहा कि हम इस बार गठबंधन नहीं करेंगे और अपनी स्ट्रेंथ पर, कांग्रेस पार्टी की ताकत पर, बहुत बहुत धन्यवाद, कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेंथ पर हम ये चुनाव लड़ेंगे। ये ले लीजिए प्लीज थोड़े से, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली की जनता के, मुद्दों की, तो क्या कांग्रेस इस बार, सृष्टि आप देखो, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी देश की राजधानी में मुद्दे क्या हैं। आप जाइए विधानसभाओं में, साफ पानी पीने को नहीं मिलता, अगर बारिश होती है तो घुटनों तक पानी जम जाता है, सीवेज की प्रॉब्लम है, बारिश नहीं होती है तो टैंकर माफिया चल रहा है। और ये आप ऐसी कॉलोनी में अगर जाएंगे, हम जे कॉलोनी में घूम रहे हैं वजीरपुर में, या झुग्गी बस्ती में जाएं इंडस्ट्रियल एरिया की, या जेलर वाला बाग की, तो आप पाएंगे कि हमें मलमूत्र की नदियां बह रही हैं, गंदे पानी की निकासी तक नहीं है। अशोक विहार 5 सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्रों में रहता है दिल्ली के, और तो ये सारी समस्याएं आज भी चल रही है। इनका निदान न केजरीवाल कर पाए न मोदी कर पाए, केवल अपनी सियासी रोटी सेकने के अलावा कुछ नहीं हुआ। आपने संदीप दीक्षित जी का नाम लिया, उनसे भी मैंने लंबी चौड़ी बातचीत की, लेकिन उन्होंने एक बात एक्सेप्ट करी कि पिछले 10 सालों में, स्पेशली शीला दीक्षित जी के बाद, कांग्रेस का कैडर कहीं ना कहीं टूट गया था। क्या इस चुनाव में आपको लग रहा है कि कांग्रेस एकजुट हुई है? एक बार फिर कांग्रेस की ये स्कोप है दिल्ली के लिए आने वाले समय में, इस बार जीतेंगे ना, जीतेंगे। तो देखिए, ये आप देख ही रहे हैं, जनता का प्यार ऐसे उमड़ के आ रहा है। सब कह रहे हैं अब की बार कांग्रेस, और वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने इस बार पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा है। ये आप भी मानेंगे, सबसे बड़े अपने चेहरों को उतारने का काम किया है चुनाव में, और जिसे हम कहते हैं फ्रंट फुट पे बैटिंग, वो इस बार कांग्रेस ने की है। और ये बात जरूर है, देखिए, हार जो है वो निराश करती है, पर हम चुनाव हारते हैं, हिम्मत नहीं हारते। ये कांग्रेसियों की खासियत है, और इस बार हम दिखाएंगे कि कांग्रेसियों के खून में कितना लोहा है और हमारे इरादों में कितना फौलाद है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि रागिनी नायक जब बोलती हैं तो बहुत खूबसूरत बोलती हैं, लेकिन अगर हम इसके ठाकुर बीजेपी से हूँ, लेकिन आपको जितवाऊंगा इस बार। अच्छा भाई साहब, मैं हरवाऊंगा उनको, मैं पूनम लालू हरवाऊंगा भाई साहब। और उसका आदमी सूर्य भागवत है ना, वो एक नंबर बच्ची में आदमी है, मैं उसको हराऊंगा। तेरे कैमरे कैच कर लो। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। तो देखिए, दिल्ली का सियासी मौसम सृष्टि बदल चुका है, और एक बात मैं जरूर कहूंगी, आपके चैनल के दर्शक, बहुत ही ये पॉपुलर चैनल है, सबको ये पता चलना चाहिए। केजरीवाल 2013 में जब पहली बार ये पार्टी बनी और चुनाव लड़े, तो एक चैनल ने उनसे पूछा कि दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों का नाम बताइए, उन्हें पता नहीं था। तब भी जनता ने उन्हें अपार प्रेम दिया, 28 सीट वो जीते। तो मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि लोकतंत्र में जनता को जनार्दन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनता सर पे बिठा सकती है तो नीचे धोबी पछाड़ मार के औंधे मुंह गिरा भी सकती है। और इस बार जो लहर 2 बार से 67 और 62 सीट इनको मिली, तब भी ये दिल्ली के लिए काम नहीं कर पाए, तो इस बार जनता कह रही है कि बिल्कुल उल्टा करके
तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। ठीक है, आपकी सीट पे आते हैं। अगर इस सीट का फिलहाल इतिहास देखें, हाल फिलहाल वाला, तो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, 2 बार के विधायक हैं, एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, लेकिन कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी आखिरी चुनाव में। तो कांग्रेस तीसरे नंबर से पहले नंबर पर आ पाएगी? वही तो मैंने आपसे कहा, अगर जनता मन बना ले हाँ। तो हवा का रुख बदलने में कितना समय लगता है, और वही देखने को मिल रहा है। एक तो केजरीवाल जी की एंटी इनकम्बेंसी और यहाँ राजेश गुप्ता की डबल एंटी इनकम्बेंसी। लगभग 60 करोड़ रुपए का बजट जो उन्हें 10 साल में मिला, उसमें से आप पूछिए जनता से 60 रुपया भी विकास कार्य में खर्च नहीं हुआ। वो जल बोर्ड के मेंबर हैं और यहाँ सबसे ज्यादा समस्या पानी की रहती है। अम्मा इस बार वोट देना है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी। हाँ। सबसे ज्यादा समस्या सृष्टि यहाँ पानी की रहती है, और मैं सिर्फ झुग्गी बस्ती की बातें कर रही हूँ। यहाँ तो गरीब आदमी 900 रुपए महीने का पानी खरीद के पी रहा है और ये मुफ्त की बात करते हैं। आप बड़े बड़े सोसाइटियों में चले जाइए। अभी केजरीवाल जी, एक मिनट, अभी केजरीवाल, नमस्कार, धन्यवाद। केजरीवाल जी ने अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया जिसमें कि वो खुद ही अतिशी को टीसीएम कहते हैं ना, टेम्परेरी मुख्यमंत्री, तो टीसीएम के साथ खड़े थे और कह रहे हैं दूसरी मंजिल पर बिना मोटर के 24 घंटे पानी आता है। अगर आप दिल्ली में रहती हो तो मैं तो आपसे पूछती हूँ कि आपके घर में 24 घंटा बिना मोटर के पानी आता है? और वो कह रहे हैं ऐसा पानी आता है कि नल खोलो और गटागट पी जाओ। आप ही बताइए, बिना आरओ का पानी पिया जा सकता है क्या? तो देखिए, ये एक तरफ जुमलेबाज, दूसरी तरफ नौटंकीबाज। ठीक है, एक चीज कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि कांग्रेस तो बी टीम की तरफ प्ले कर रही है, बस हमारे वोट काटने के लिए बीजेपी ने खड़ा किया है कांग्रेस को। सृष्टि, आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू। आपने बहुत ही सटीक और ऐसे सवाल पूछे हैं जो जनता को, जिनके जवाब पता चलने चाहिए। जब अन्ना आंदोलन हुआ तो ये मुझे लगता है बात बहते पानी की तरह साफ थी कि आरएसएस वहां आलू पूड़ी खिलाने का काम करती थी, सबको मालूम था। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट होती है, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, जहां जहां होती है, ये वहां टांग अड़ा देते हैं और चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं। तो मुझे बताइए, किसका वोट काटने के लिए पहुंचते हैं और किसकी मदद करने के लिए पहुंचते हैं? ये तो भाजपा की अगर कोई छोटा पैकेट है, जो जिसे कहा जाता है भाजपा और संघ का, तो वो अरविंद केजरीवाल है। और अभी हाल फिलहाल में तो कितने बयान वो आए जिसमें कि खुद ही स्वीकार रहे हैं कि हमारा आरएसएस से लेना देना है। और हिंदू मुसलमान की राजनीति कौन कर रहा है? आप बताइए। एक भाजपा कर रही है और दूसरा ये हम पंडित को तनख्वाह देंगे, हम मौलवियों को सैलरी देंगे। जब पंडित को देते हैं तो मौलवी वहां पर स्ट्राइक करते हैं कि हमें नहीं मिला है। शाहीन बाग होता है तो ये चेहरा दिखाने के लिए नहीं जाते। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ये समझने की जरूरत है कि आरएसएस और भाजपा की पूरे देश में अगर कोई मदद कर रहा है कांग्रेस को कमजोर करके, तो वो केजरीवाल कर रहे हैं। लेकिन इस बार उनका जो है वो पूरी तरीके से सियासी खात्मा होना तय है, और केजरीवाल अपनी भी जमानत बचा पाए नई दिल्ली में, तो मैं समझती हूँ गनीमत होगी। क्योंकि आपने हिंदू मुस्लिम एंगल की बात की, तो एक और सवाल इसमें बनता है, बटेंगे तो कटेंगे का मुद्दा महाराष्ट्र में चला और अब दिल्ली में भी उसके खूब पोस्टर नजर आया, उसमें आम आदमी पार्टी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, कह रहे हम तो खुद कह रहे हैं कटेंगे तो बटेंगे, तो मत कटिए, मत आप अपने वोट बांटिए। आपने दिल्ली के इतिहास की बात की। दिल्ली में 25 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली उनके ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला जो है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, कटेंगे बटेंगे, एक है तो सेफ है, गोली मारो सालों को, मैं कपड़ों से पहचान लेता हूँ, घुसपैठिया, ये जो नैरेटिव है, इसे दिल्ली की जनता पसंद ही नहीं करती। दिल्ली की जनता कह रही है कि हमें भाईचारे, कौमी एकता की नींव पर विकास चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता ये समझती है कि अगर हिंदू मुसलमान करते रहेंगे तो ना अच्छे दिन आएंगे, ना 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, ना सबका साथ सबका विकास होगा। और आप मानिए कि भारतीय जनता पार्टी का वनवास तो अभी 5 साल और ज्यादा लंबा चलेगा, क्योंकि इनके पास दिल्ली में ना चेहरा है, ना उठाने के लिए मुद्दे हैं, और ना ही कहने के लिए कुछ है। ये केवल इन्होंने जो गेंद एक पाले से दूसरे पाले में फेंकने का काम किया है। केजरीवाल ने अपना जिम्मेदारी इनके ऊपर डाली, इन्होंने केजरीवाल के ऊपर डाली, उससे जनता पूरी तरह से परेशान है और कांग्रेस की तरफ बहुत ही विश्वास और आशा के साथ देख रही है। आपने बोला बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे वो चुनाव लड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ केजरीवाल का चेहरा है, तो कांग्रेस का चेहरा कौन है इस इलेक्शन में? देखिए, जहां पर भी हमारा मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, हम किसी चेहरे को नहीं चुनते, कोई भी चेहरा हो सकता है। बहुत नेता हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, संदीप जी हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं इस बार चुनाव सब लड़ रहे हैं। लेकिन बात यह कि जब हमारा विधायक दल तय करेगा, मुख्यमंत्री भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी, आप एक बार इतिहास उठा के देखिए,
लोकसभा के चुनाव में मोदी जी का चेहरा चल जाए, इस बार तो वो भी पिटते पिटते बच गया, ठीक है ना। लेकिन जो प्रदेश के चुनाव है वहां पर तो वो बहुत बार पिटा है। और इस बार आप ये मान लीजिए कि जो मोदी लहर जिसे हम बात करते हैं वहां पर भाटा है और राहुल गांधी की लहर, कांग्रेस की लहर में ज्वार है। चलिए, लेकिन एक डिफरेंट सवाल पूछ लेते हैं। कोई तो आम आदमी पार्टी का नेता होगा जो पिछले 10 साल में आपको पसंद आया होगा कि इसने दिल्ली के लिए अच्छा काम किया। मैं ना आतिशी को बहुत पसंद करती थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की गरिमा को तार तार कर दिया, बहुत उन्होंने डिसअपॉइंट किया। शी इज अ वेरी वेल एजुकेटेड लेडी, और जब राजनीति उनकी शुरू हुई, मैं भी राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, हमने बहुत डिबेट्स एक साथ किए, तो उनकी भाषा, उनकी शैली, उनकी शालीनता मुझे बहुत पसंद आती थी। पर अगर मैं एक मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को देखती हूँ या सुषमा स्वराज को देखती हूँ और फिर मैं आतिशी मारलेना को देखती हूँ जो कि रोने धोने और अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने तमाशे करने के अलावा और कुर्सी खाली छोड़कर दूसरी तरफ बैठकर एक बहुत ही लाचार, बेचारी, और जो केजरीवाल ने कहा टेम्परेरी सीएम जो वो साबित हुई हैं, उन्होंने बहुत निराश किया दिल्ली की महिलाओं को, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है महिला नेता की तरफ बड़ी उम्मीद के साथ देखती हैं कि एक अच्छी प्रतिभा के रूप में कोई महिला नेता आगे आए, और जैसा नेतृत्व शीला जी ने किया है उसी राह पर, नक्शे कदम पर चले। कोई बीजेपी का नेता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुझे कोई नेता पसंद आ ही नहीं सकता है। हाँ। उनकी विचारधारा, में भी नहीं कोई? उनकी विचारधारा जो है हाँ। वो देश को बांटने वाली विचारधारा है। और मैं लगातार ये बात कहती हूँ कि जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेजों की थी, तोड़ो और राज करो, उसको अगर आज देश में कोई चला रहा है तो वो संघ और भाजपा है। देश का सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग जो है, उसकी किसी भी नेता को मैं पसंद नहीं करती, ना मैं उनकी तारीफ करूंगी। पर मैं ये बात जरूर कहूंगी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय तक पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्फ्रंटेशन नहीं था। कि जैसे मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां प्राकृतिक आपदा आई, लोग मरते मर गए, तबाह हो गए, उनके घर टूट गए, बह गए, पर मोदी जी ने राष्ट्रीय आपदा घोषित करके पैसा नहीं दिया। वो जो लोग मरे वो ना शायद कांग्रेसी थे ना भाजपाई थे, वो इंसान थे जिनकी जान गई, घर गया, सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन ये जो एक क्रूरता है ना, ये जो दुष्टता और एक बहुत ही प्रतिशोध की भावना आ गई है राजनीति में, वो नरेंद्र मोदी जी के उदय के साथ हुआ है। जीएसटी एरियर नहीं देते उन प्रदेशों को जहां पर उनकी सरकार नहीं है। तो ये जो एक संघीय ढांचा है देश का, उसको चोट पहुंचाने का काम वो अटल बिहारी जी के समय तक नहीं होता। लेकिन एक चीज और है, आपने कहा कि आतिशी के साथ आपने खूब डिबेट किया, भले ही वो अब ये चेहरा, आपने बीजेपी की तरफ से कोई चेहरे का नाम नहीं लिया, लेकिन एक चेहरा नुपुर शर्मा, आजकल सोशल मीडिया पर उनका नाम बड़ा ट्रेंड हो रहा है। उनके साथ आपने काफी शोज भी किए होंगे, हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी नुपुर मेरी बैचमेट थी कैंपस लॉ सेंटर में। वो डूसू की अध्यक्ष में 2005 में रही, वो 2008 में रही, मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन भाजपा में आकर और प्रवक्ता बनने के बाद जितनी कट्टरता उनमें आ गई वो पहले थी नहीं। और जिस तरीके के वक्तव्य उन्होंने दिए, एक पूरे धर्म को और उस धर्म से जुड़े हुए हर व्यक्ति की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम, और वो जैसे ही पब्लिक डोमेन में आई फिर उन्होंने झूठ बोलने और प्रपंच रचने और पाखंड करने का काम किया। मैं समझती हूँ कि ऐसे व्यक्ति को सर पर उठाना और उसका नाम ले लेकर एक लहर बनाने की कोशिश करना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपको लगता है नुपुर शर्मा को एक मौका मिलना चाहिए था? देखिए, मुझे ये लगता है कि राजनीति करने वालों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो महात्मा गांधी ने कहा था कि अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछना राजनेता का धर्म है, अंत्योदय और सर्वोदय। और जब वो अंतिम व्यक्ति की बात कर रहे थे तो उन्होंने किसी जाति, धर्म, वर्ग विशेष की बात नहीं की कि कोई भी खान पान, वेशभूषा, भाषा बोलने वाला व्यक्ति जो हो, अगर वो समाज के, राजनीति के हाशिए में पड़ा है तो उसको मुख्य धारा में लाने का काम हमें करना है। और हम उसी गांधी नेहरू की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, तो इसलिए उनको कितने मौके मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए, ये उनकी पार्टी का प्रश्न है। लेकिन मेरी राजनीति किस दिशा और दशा की है ये मैंने आपको बताया। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा, कौन से ऐसे 5 मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और जो कांग्रेस पार्टी वादा कर रही है कि पूरे करेगी ही करेगी? देखिए, अपने क्षेत्र के बताती हूँ। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर ये मानिए कि जो 2 सबसे प्रमुख चीजें हैं जो संविधान अधिकार देता है राइट टू लाइफ में, साफ पानी और हवा का, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। कांग्रेस आएगी तो यमुना साफ कर देगी? देखिए, ये तो नमामि गंगे नहीं साफ कर पाए, गंगा जी ने बुलाया है गंगा पुत्र, तो हम कोशिश तो जरूर करेंगे। और कांग्रेस थी तब तक साफ भी थी, उसके बाद क्या हाल हुआ, उसके बाद तो मुझे लगता है सिर्फ कोविड में थोड़ी साफ हो पाई। पर ये तो एक बार भाजपा वालों से जरूर पूछेगा कि 20,000 करोड़ रुपए लगाने के बाद जो कोर्ट से फटकार पड़ी उसका क्या हुआ। साफ पानी पीने का मैं बात कर रही हूँ, साफ पानी पीने का मिलता नहीं है।
खरीद के पानी पीना पड़ता है। नालियां जो वो हैं पूरी तरीके से भरी हुई हैं, गंदे पानी की निकासी नहीं है यहाँ पर। टैंकर माफिया का राज है। और दूसरी तरफ प्रदूषण जो लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। सही तरीके से वेस्ट मटेरियल डिस्पोजल होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद तो बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम होना चाहिए। यहाँ पर दीपचंद बंधु अस्पताल का मैंने जिक्र किया जो कांग्रेस पार्टी ने खोला था। अब उसकी हालत ये हो गई है कि ना अल्ट्रासाउंड मशीन है, ना एक्सरे मशीन्स हैं, ओपीडी में घंटों की लाइन लगती है, इमरजेंसी में कोई काम नहीं होता। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो यहाँ पर ठीक करने की ज़रूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता का पैसा जनता के लिए लगाया जाए। यहाँ के विधायक जल बोर्ड के मेंबर हैं, उन्होंने 66 लाख रुपए के केवल अपने नाम वाले बोर्ड यहाँ जनता के पैसे से बनाने का काम किया। तो पैसा जनता का हो कि जनता की जेब काट के अपनी तिजोरी भरने का काम कोई ना कर पाए, ये मैं सुनिश्चित करूंगी। सृष्टि, मैं अंत में बस एक बात और कहना चाहूंगी। एक तो दिल्ली न्याय यात्रा जो देवेंद्र यादव जी ने निकाली, राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चले और उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी को कश्मीर से मोहब्बत के फेविकोल से जोड़ना है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और ये कहा जाता है कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरो सो डूब गयो, जो डूब गयो सो पार। तो एक तो मोहब्बत देश में रहे सब लोगों के बीच में, और वही संदेश लेके दिल्ली कांग्रेस ने भी बहुत अच्छी यात्रा निकाली, दिल्ली न्याय यात्रा। उसकी लाइन मुझे दो बड़ी अच्छी लगती है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके दर्शकों को कहूँ कि बेहतर दिल्ली बने यही पहला है लक्ष्य हमारा। बेहतर दिल्ली बने यही पहला है लक्ष्य हमारा। दिल्ली से बढ़कर कुछ भी नहीं है, दिल्ली दिल है हमारा। तो हमारा दिल हमेशा खुश रहे, धड़कता रहे, लोगों के लिए धड़कता रहे, ये हम सुनिश्चित करेंगे और दिल्ली वासियों को एक बार फिर खुशहाल बनाने का काम करेंगे। चलिए, हमारे साथ रागिनी नायक थी, आपने सुना, कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। लेकिन जनता की राय क्या है जरूर बताइएगा हमें। देखते रहिए एबीपी।